साबिक नायब सदर काटी माहीन सलमान ने जोर दिया कि बिजली की पैदावारी लागत में कमी का फ़ायदा अवाम और सनतों को मुंतकिल करना चाहिए। माहीन सलमान ने डॉलर की कदर में तेज़ी से उतार चढ़ाव मईशत के लिए नासाज करार दे दिया। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान इस वक्त माहीन सलमान के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अशरफ, क्या कहना है उनका? जी, सनतकार देखा जाए मुल्क भर में परेशान है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है कि जो पैदावारी लागत है वो घट गई है। इम्पैक्ट यह है कि जो पानी के ज़खायर बढ़े हैं तो पानी से बिजली जो बनती है उसकी परसेंटेज में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त पार्टी की सीनियर नायब सदर माहीन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या मैम, क्या कहेंगे? देखिए, न्यूज़ जहाँ एक तरफ अच्छी है वहाँ थोड़ी सैड भी है। ज़ाहिरी बात है, फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग के अपने नुकसानात भी हैं, लेकिन अगर हम इसको इस एक तरीके से देखें कि आपके हाइडल पावर के ज़खायर जो हैं वो बढ़ गए। हाइडल एनर्जी भी आपके टोटल फ्यूल मिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है, जो आपको NTDC के इलेक्ट्रिक को सप्लाई कर रही है 1000 मेगावाट। उसके अंदर डेफिनेटली हाइडल पावर का बहुत बड़ा शेयर है और इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 27% कॉस्ट में सेविंग्स आई हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन वाटर लेवल्स, जिसकी वजह से आपकी हाइडल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। जब 27% कॉस्ट में आपकी कमी आ गई है तो आई पर्सनली बिलीव कि अब के इलेक्ट्रिक को देखना चाहिए बहुत सीरियसली। इनफैक्ट के इलेक्ट्रिक के साथ साथ नेपरा को भी और तमाम हुकूमती एजेंसीज़ को ये देखना चाहिए कि इसका बेनिफिट आप प्लीज़ पास ऑन करिए, कंज्यूमर्स को आप पास ऑन करिए, इंडस्ट्रीज़ को। अच्छा माहीन साहब, अगर हम देखें कि जो सूरत हाल है, पैदावारी लागत जो बढ़ी है तो उसमें सबसे बड़ा कॉस्ट है वो आपकी बिजली है, साथ में अब डॉलर फिर से महंगा हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट कहेंगे? देखिए, डॉलर के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसका कम होना, जब आप पहले आए थे आपने कहा कि जी कम हो गया, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था देखिए खुशी की खबर नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल। अब ये बढ़ गया है, अगेन इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी मेरा नहीं आएगी, मेरे ख्याल से इसका नहीं होगा। और इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, आपके डॉलर का भी, आपकी बिजली का भी, आपकी कॉस्ट का। आप देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ ड्रॉपिंग डाउन बाय मोर देन 50%, विच इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग फिगर। और इसके लिए आपका स्टेट बैंक भी बयान दे रहा है, आपके दूसरे इदारे भी बयान दे रहे हैं। एंड गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट सीरियसली लुकिंग इनटू द इकोनॉमी। इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, बाइंग पावर अगर लार्ज इंडस्ट्री की ख़त्म हो गई है डॉलर के इम्पैक्ट से या बिजली की कॉस्ट से या किसी भी चीज़ से, तो आप ये सोचिए कि छोटों पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बाकी एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर किधर जाएगा। छोटी इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल बंद होने पे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जब इतना बुरा हाल हो गया है तो। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे साफ साफ मुतालबा किया है कि जो पैदावारी लागत जो बिजली की कम हुई है उसको मुंतकिल किया जाए, साथ ही जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट है जिसकी रोल एक बार। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है कि इलेक्ट्रिक को 400 से ज़्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। दिन के अलावा रात में भी 2 बार 3 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान हैं। आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग का जिन फिल वक्त बेकाबू है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त लांडी 6 की मार्केट में मौजूद हैं। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए कराची शहर में इस वक्त लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल का सामना है। एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अपनी जगह जारी था, लेकिन इस वक्त शहर में गैर एलानिया तौर पर भी जो है वो बंदिश का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए तो मुख्तलिफ जो औकातकार हैं उसमें गैर एलानिया तौर पर भी बंदिश की जा रही है। बिलखुसूस रात के औकात में नेपरा और वफाकी हुकूमत के अहकाम के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली जो है वो बंद की जा रही है। इस वक्त हम लांडी 6 नंबर की मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पर तकरीबन लाइट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया का कारोबार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कारोबारी औकात के दौरान कई घंटे की जो है वो तवील लोड शेडिंग का सामना है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हैं। और जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं उनका भी यही कहना है कि जब कारोबार का वक्त होता है तो उसके दौरान जब लाइट चली जाती है तो ज़ाहिर है कस्टमर को डील करना भी मुश्किल होता है। साथ साथ जो बिजली और जो बरकी आलात वाले जो मामलात हैं, जो टेस्टिंग वाली चीज़ें होती हैं, उनको टेस्ट करवाना भी मुश्किल होता है। तो सिर्फ यही मुतालबा है कि कम से कम कारोबार के औकात के दौरान जो है वो लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी जाए और ख़ास तौर पे जो रात के वक्त बिजली बंद की जाती है, जो गैर एलानिया तौर पर इस वक्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये सिलसिला जारी है, उसको कंट्रोल किया जाए। हुकूमत से यही मुतालबा है शहरियों का कि कराची में जो बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं इसमें अगर मुतबादिल तौर पर भी अगर मुख्तलिफ कंपनियाँ शायद कराची के निज़ाम में जो है वो बेहतरी आ सके। ठीक है हबीबा, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से फायर स्टेशन भी बच ना सके। शहर कायद में किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़यात से निमटने के लिए सहूलियात का फुकदान पैदा हो गया है। मरकजी दफ्तर में बिजली की बंदिश के बायस पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब।
जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की तरह फायर स्टेशन पर भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके तहत फायर ब्रिगेड का अमला जो है हालिया दिनों काफ़ी परेशान दिखाई देता है। इन्हें पानी भरने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने के बायस जो है ये पानी नहीं भर पाते हैं। हमारे साथ एक फायर स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कराची के इलाके सदर के फायर स्टेशन पर, और हमारे साथ फायर स्टेशन के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन्हें बिजली ना होने के बायस जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिशों की वजह से भी और जो लोड शेडिंग का मामला है, इस वक्त इतनी शदीद परेशानी होती है कि हमारे पास 3 मोटर लगी हुई हैं और यहाँ पर टोटल जो रहाइश है वो 33 घरों की रहाइश है यहाँ पर, उसमें अफसानी मौजूद है। और उसके बाद ये जो पानी का जो मसला आता है, जब बड़ी आग लग जाए तो हमें पानी दूर से भर के लाना पड़ता है, क्योंकि मोटर हमारी इस काबिल नहीं है, या हम अपनी मतलब अपने आप के तहत चंदा जमा करके इसको हम बनवाते हैं। इससे हम फायर की गाड़ी भी भर नहीं पाते, हमारे जो फैमिली की रिहाइश है उसके लिए बड़ी मुश्किल से पानी कर पाते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ इस इमारत की जहां पर ये फायर स्टेशन मौजूद है, ये भी काफ़ी बोसीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिसके तहत यहाँ भी वक्त नाखुशगवार जी वाक़या। ठीक है शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मैं शहर में बरसात के बाद सड़कों और अंडरपासेस खस्ता हाली का शिकार हैं। लियाकताबाद अंडरपास में बरसात के पानी के बायस गड्ढे पड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनैद फेरोज़ से। जी जुनैद। बिल्कुल, शहर कायद में मौसम के बरसात के स्पेल जो है वो जारी है। बरसात के बाद जहाँ सड़कों की हालत जो है वो ख़राब हुई है, वहीं अंडर पासेज जो है वो भी काफ़ी जो है बारिश के पानी से मुतासर हुए हैं। इस वक्त लियाकताबाद 10 नंबर एक अंडर पास पर मौजूद हूँ। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं ये अंडर पास की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बरसात का स्पेल जो है वो थम चुका है, मगर यहाँ जो है वो अभी बरसात का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से गड्ढे पड़ चुके हैं और कीचड़ भी यहाँ काफ़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। यहाँ स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी वो भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। दिन के औकात में लाइटें जलती हैं, रात के औकात में लाइटें जो है वो ये बंद होती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी जो है इजाफा हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि यहाँ जो गड्ढे जो बड़े बड़े पड़ चुके हैं, मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में जो है वो तय करके अपनी मंजिल तक जो है वो पहुँच रहे हैं। यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है वो उसको भी काफ़ी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी को ये कहना है कि मुतालिका इदारे जिनमें KMC भी शामिल है, फौरी तौर पर इन अंडर पासेस की जो है वो तामीर करवाए, मरम्मत करवाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो है वो मुश्किलात जो है वो कम हो सके। इसके साथ साथ जो है लियाकताबाद डाखाने के अपने सुल्तान आपको दिखाई कि वहाँ पर भी बड़े बड़े जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। वहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है वो गड्ढों में फंस जाती है और उनको क्रेन की मदद से जो है निकाला जाता है। वहाँ भी जो है वो सिर्फ मट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, रोड की मुकम्मल तौर पर जो है मरम्मत नहीं की गई है। शहरियों ने मुतालिका इदारों से यही अपील की है कि जितने भी अंडर पासेज और रोड हैं उनकी फौरी तौर पर बरसात के बाद जो है मरम्मत की जाए, ताकि उनके मुश्किलात में जो है वो कमी वाक़ई हो। आपका बहुत शुक्रिया। कैपिटल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पोर्शंस बनाने के केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर को तामीरात से रोक दिया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक पोर्शंस की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। नाजिर को पोर्शंस का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कंटोनमेंट बोर्ड मलिर, बिल्डर और दीगर हुकाम को नोटिस जारी। दौरान समाअत नस्ला टावर की एक बार फिर अदालत में गूंज सुनाई दी गई। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, कैपिटल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसने हैदर इमाम के तवस्सुस से दायर दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने गैर कानूनी पोर्शंस बनाने वाले बिल्डर को मजीद तामीरात से रोक दिया है। इसके साथ ही मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड को यह हुक्म जारी किया गया है कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर के पास नहीं है तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अदालत ने सब रजिस्ट्रार को भी जो पोर्शंस की सब लीज है उसके अमल से रोक दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर की गूंज सुनाई दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील हैदर इमाम रिजवी ने यह कहा कि सोसाइटीज़ में बंगले बने हुए हैं और उन अब बंगलों को गिराकर वहां पर पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। जैसा कि नस्ला टावर का भी एक केस था, जिसके बाद अदालत ने यह करार दिया कि जो आहदा कराची है वो इंक्रोचर्स के रहमो करम पर है और जो मुतलका हुकाम है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके साथ अदालत ने यह भी कहा कि PECHS सोसाइटी बहादुराबाद और इस तरह के जो इलाके जहां पर बंगले कभी हुआ करते थे, आज वहां पर या बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर पोर्शंस तामीर कर दिए गए हैं। अदालत ने अब मुतलका हुकाम को यह हुक्म जारी किया है कि गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अत पर रिपोर्ट। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फंड में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल करने का मामला है।
असिस्टेंट सेशन जज गरबी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिख दिया। सरकारी मुलाजमीन की ज़मीनें भी सैलाब से मुतासर हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट जून से पहले ही तनख्वाहों में कटौती कर चुकी है। तफसीलात जानेंगी मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाबी फंड में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये कटौती का मामला है। आज असिस्टेंट सेशन जज गरबी का मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ जो है सेक्रेटरी फाइनेंस को ख़त लिख दिया गया है और ख़त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की ज़मीनें भी सैलाब से जो है मुतासर हुई हैं। ख़त में मज़ीद ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट जून के माह में पहले ही तनख्वाह में जो है कटौती कर चुका है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक 2 जून की तनख्वाहों जो है सैलाब फंड में शामिल की हैं। ग्रेड 17 से 22 तक 5 दिन की तनख्वाहें जो है सैलाब फंड में शामिल की हैं। ख़त में उन्होंने ये मज़ीद मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुलाजमीन की मर्ज़ी के बगैर उनकी तनख्वाहों की कटौती जो है गैर आइनी है, गैर कानूनी इक़दाम है। जबकि ख़त में उन्होंने ये भी लिखा है कि महकमा फ़िनांस तनख्वाहों से कटौती रोके और रकम मुलाजमीन को जो है वो वापस की जाए। ख़त में उन्होंने ये भी अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अगर तनख्वाहों से कटौती नहीं वापस हुई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बलदियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त अरकान सिंध असम्बली खुरम शेर जमान और राजा अजहर ने दायर की गई। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताएगा समाअत का अहवाल। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं 1 सितंबर के लिए। ये दरख्वास्त खुरम शेर जमान और राजा अजहर ने दायर की थी, जिसमें उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए वहाब बलोच एडवोकेट, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ एक पार्टी को सुनकर कराची, हैदराबाद और सक्खर डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ तक नहीं सुना। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का जो नया शेड्यूल भी जारी नहीं किया, और जबकि हालांकि कराची जो शहर है उसमें बारिशें नहीं हो रही, उसके बावजूद जो यकतरफा एक फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है उसको गैर आइनी करार दिया जाए और सिंध के अंदर जो इंतखाबात होने थे दूसरे मरहले में बिलखसूस कराची में, तो उनके इनेकाद को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया जाए। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। बलदियाती माहिरीन ने दावा किया है कि बलदियाती इलेक्शन के गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने से तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स पर तबादलों की तलवार लटक गई। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। तफसीलात जानेंगे सैयद रिजवान से। नई तारीख के ऐलान तक बलदियाती इदारों में तबादले मुमकिन हैं? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में जो कराची समेत सिंध भर के बल्दियाती इदारे हैं वहाँ तबादले तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब चूँकि ये इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिए गए हैं, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया था गैर मौसर हो गया है। इसके बाद इत्तलात ये हैं कि कराची की मुख्तलिफ ज़िला बल्दियात में आला अफसरान के तबादले जो है वो मुतवक्का है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते से इस पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सरफहरिस्त है जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है। कहा यह जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे तकरीरी अमल में लाई जाएगी। इसी तरह म्यूनसिपल कमिश्नर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको भी तब्दील किया जाना है। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का तबादला जो है वो ज़ेर गौर था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों के नतीजे में ये तबादला नहीं हो सका था और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तबादला जो है वो अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चिमाड़ी और दीगर जिला बल्दियात में भी जो है वो आला अफसरान के तबादले मुतवक्का हैं। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 219.4 1 रुपये से बढ़कर 220.50 रुपये पर पहुंच गया। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 85 पैसे महंगा हो चुका। वजूहात क्या हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ।
जी देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर जो है मुसलसल महंगा होता जा रहा है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1.09 महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए की सतह से भी अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए 41 पैसे बंद हुआ था, इस वक्त 220 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर अब तक जो है 5 रुपए 85 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि जैसे स्टेट बैंक के ज़खायर एक हफ्ते में 870 लाख डॉलर कमी हुई है, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गए। इस तरह से रुपए की कदर में प्रेशर देखा जा रहा है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।